हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की भौतिकी का चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इसकी क्या विशेषता है, क्या अंतर है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर बताएं, या फिर बनता है कि उत्तल दर्पण की विशेषता बताएं या अवतल दर्पण की विशेषता बताएं। तो इसका सारा डाउट आज इस वीडियो को देखने के बाद, अगर कोई भी वीडियो आप लोग नहीं भी देखे हैं उसके बाद भी यहाँ से सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ से फिक्स है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के या तो विशेषता आ जाएगा या तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के आप लोग के पास जरूर आएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। पहले हम लोग जान लेते हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है। तो पहले हम लोग देखिए समतल दर्पण की विशेषता यह है कि हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब जो बनता है उसके बराबर बनता है। मतलब ये मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है, तो ये दर्पण है, तो ये दर्पण है, तो जितना बड़ा ये वस्तु है उतना ही बड़ा इसमें प्रतिबिंब बनेगा। पहला विशेषता इसका ये है कि इसका प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, अगर लिखना आएगा तो लिख दीजिएगा कि समतल दर्पण की विशेषता बताए, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। दूसरा लिखिएगा कि हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो हमेशा, मतलब कोई भी जगह पे आप रख दीजिएगा प्रतिबिंब वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक और सीधा, हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब इसमें बनता है। जो सीधा रहता है प्रतिबिंब वो काल्पनिक होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। इसका फोकस दूरी अनंत होता है। उसके बाद इसका प्रतिबिंब जो रहता है वो पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है, और इसमें जब हम अपना फेस को देखेंगे तो जैसे कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड में दिखाएगा, राइट हैंड जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाएगा। मतलब क्या होता है कि जैसे हम ऐसे खड़ी हुए हैं, ये मेरा राइट हैंड है, तो जब उसमें हम देखेंगे तो मेरा राइट हैंड लेफ्ट तरफ दिखाई देगा। इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इससे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि पार्श्व परिवर्तन किस दर्पण में होता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो आप लोग को समतल दर्पण में टिक करना रहता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है और अवतल दर्पण की विशेषता क्या है। इसमें यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की विशेषता बताएं या फिर इस दोनों दर्पण में अंतर बताएं। तो पहले देखिए अंतर भी देख लीजिएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखिए मेरे पास ये जो चौक है इसको हम मान लेते हैं उत्तल दर्पण, और ये हमारे पास एक वस्तु है, जबकि ये जो वस्तु है वो दर्पण से बड़ा है, ठीक है। ये दर्पण है और ये वस्तु है, ठीक है। तो ये दर्पण से बड़ा ये वस्तु है, डस्टर बड़ा है ना, तो ये वस्तु मान लेते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग दर्पण में देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दिखाएगा बहुत छोटा में। क्यों दिखाता है, क्योंकि इसके प्रतिबिंब जो रहता है वो हमेशा छोटा बनता है। इसलिए मतलब कहीं पे भी आप रख दीजिएगा, यहाँ पे वहाँ पे, लेकिन दिखाएगा हमेशा छोटा ही, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग गाड़ी में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पीछे की जितनी भी सारी वस्तुएं रहती हैं उसको छोटा छोटा करके दिखा देता है। उसके बाद कहता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक को हम लोग आभासी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है और काल्पनिक आभासी होता है, ठीक है। उसको आभासी भी हम लोग कह सकते हैं। इसकी तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इसका फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप लोग समझिए कि दृष्टि क्षेत्र कैसे बड़ा होगा। मेरे पास मान लिया जाए इतना बड़ा कोई एक बर्तन है, उसमें हम लोग अगर सामान को रखेंगे तो जितना बड़ा बर्तन रहेगा उतना बड़ा उसका दृष्टि क्षेत्र रहेगा। तो इसी बात वही है कि इसमें दर्पण तो छोटा है लेकिन इसके अंदर अट रहा है बहुत 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 बड़ा बड़ा चीज़, तो इसका दृष्टि क्षेत्र तो बड़ा होना ही है। इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण का। देखिए यहाँ से अगर आप लोग को डाउट इस तरीके से अगर क्लियर करा दिया जाएगा तो आप लोग को एक भी नंबर
दर्पण से नहीं छूटने वाली है। ठीक है, देखते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा और बड़ा बनता है। कहता है इसमें छोटा और बड़ा दोनों बनता है। अब जबकि उत्तल दर्पण में, जैसे अगर हम लोग को अंतर लिखने के लिए कहेगा उत्तल और अवतल में, तो इसमें लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है, और इसमें हम लोग देखेंगे इसमें छोटा और बड़ा दोनों बनता है। ठीक है, क्या बनता है इसमें छोटा और बड़ा दोनों बनता है, किसमें, अवतल में। जब कहेगा अंतर लिखने के लिए तब की बात कर रहे हैं कि इसमें काल्पनिक बनता है तो इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ठीक है, क्योंकि उसमें छोटा और बड़ा दोनों बन रहा है तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। उसके बाद कहता है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसी तरीके से इसका इसकी दृष्टि क्षेत्र जो है इसमें बहुत चीज़ को एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसमें दृष्टि क्षेत्र बड़ा है। इसमें बहुत सारी क्षेत्र को इकट्ठा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इसमें दृष्टि क्षेत्र, अगर कोई वस्तु मान लिया जाए दाढ़ी हम बना रहे हैं, तो आईना में दाढ़ी को हमको देखना है। अगर हमको दाढ़ी को देखना है, अगर हम सोचेंगे पूरा घर भी देख लेंगे तो दाढ़ी दिखेगा, नहीं दिखेगा। दाढ़ी फिर एकदम छोटा नग्न हो जाएगा, हमको दिखाई ही नहीं देगा अगर किसी वैसा दर्पण का उपयोग करते हैं तो इसलिए हम लोग इसमें इसी दर्पण का अवतल दर्पण उसी को इसीलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब हम लोग बड़ा करके देखें। अगर बड़ा करके देखेंगे तो उसका दृष्टि क्षेत्र जो है वो हमेशा के लिए छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो से यहाँ से 2, 4, 5 नंबर की ज़रूर जानकारी हम लोग को मिल चुकी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।